ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 4 जनवरी 2026, आज से करीब 2 महीने पहले 7 नवंबर 2025 को दी गर्लफ्रेंड ये तेलुगु फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी। उसके तुरंत बाद ये OTT पर भी आ गई थी, क्योंकि थिएटर में तो इसे किसी ने पूछा नहीं था। OTT पर आने के कुछ दिनों के बाद में मैंने इसे देखा था, परंतु तुरंत मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाया था, क्योंकि धुरंधर वगैरह दूसरे काफ़ी सारे कामों में बिजी था और मैं शांति से आराम से बैठ करके इस फिल्म के बारे में आप सब मित्रों के साथ में चर्चा करना चाह रहा था। तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। एक लाइन भी इस वीडियो की आप मिस मत करना और इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अपने परिवार में सबके साथ में, विशेषतः आपका कोई छोटा भाई हो, बहन हो, तो उनके साथ में अवश्य इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वे ही हमारे जो बच्चे हैं ना, बेटा हो बेटी हो, विशेषतः हमारे घर की बेटियाँ, वो मुख्य टारगेट है लिबरल्स और वोक्स का। तो उनके साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। द गर्लफ्रेंड के राइटर और डायरेक्टर है राहुल रविंद्रन, जिनकी तीसरी फिल्म है एज डायरेक्टर। फिल्म में रश्मिका मंदाना, दीक्षित शेट्टी, राव रमेश, रूपाली मुलेट्टी, अनु इमैनुअल आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। 2 घंटे और 18 मिनट की ये फिल्म है। अब फिल्म की कहानी, कैरेक्टर्स, थीम वगैरह उस पर हम बात करें उससे पहले ये तो फोटोज़ आप देखिए। एक तरफ आपको एक ट्रेडिशनल फैमिली, एक पारंपरिक परिवार दिख रहा होगा। पारिवारिक सुख हम जिसको कहते हैं ना, उस पारिवारिक सुख को ये फिल्म ये इमेज चित्रित करती है, हमारे सामने प्रस्तुत करती है। एक पत्नी है, पति है, उनके बच्चे हैं, एक हंसता खेलता सुखी परिवार, जैसे कि एक सामान्यतः ट्रेडिशनल फैमिली करोड़ों परिवार होते हैं। दूसरी तरफ आपको एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय महिला देखने को मिल रही होगी। आजकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट मजदूर भी कहा जाता है। जो भी शब्द आपको उपयोग करना है, तो कॉर्पोरेट मजदूरी करती हुई महिला आपको दिखाई दे रही होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या कोई भी स्त्री पारिवारिक सुख को छोड़ करके, मातृत्व के सुख को छोड़ करके, क्या वो कॉर्पोरेट मजदूर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनने को जीवन के किसी महान लक्ष्य के रूप में मान सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी समझदार स्त्री, अब मैं यहाँ पर स्त्री शब्द उपयोग कर रहा हूँ, इससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं स्त्री शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि वोक्स, फेमिनिस्ट, लिबरल्स, वे उनका टारगेट बच्चियाँ ही है, युवतियाँ ही है, महिला ही है। उनको उनके सामने परिवार को, विवाह की संस्था को किसी हॉरर फिल्म के रूप में वे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो टारगेट तो महिलाएं ही है ना। इसी कारण से मैं प्रश्न पूछते समय स्त्री ये शब्द उपयोग किया। बाकी पारिवारिक जो सुख है वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए भाई सबसे जीवन का एक सबसे बड़ा सुख हम कह सकते हैं पारिवारिक सुख। वैसे जीवन का सर्वोच्च सुख तो जीवन मुक्ति है। सांसारिक आकर्षणों से वैराग्य धारण करके जीवन मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना जीवन का सर्वोच्च सुख तो ये है, परंतु हम यहाँ पर माया रूपी जगत की बात कर रहे हैं। सांसारिक आकर्षणों से परे जाने की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। तो जो सामाजिक ढांचा या जो व्यवस्था है, हम कह सकते हैं इस माया रूपी जगत में, उसमें तो सबसे बड़ा सुख तो पारिवारिक सुख ही हम कह सकते हैं, बराबर। और उससे तोड़ा किसको जा रहा है? महिलाओं को। इसी कारण से स्त्री शब्द मैंने उपयोग किया। नहीं तो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए ही परिवार, पारिवारिक कर्तव्य, पारिवारिक सुख सबसे बड़ा है। बताइए आप, कोई भी समझदार स्त्री पारिवारिक सुख को छोड़ करके कॉर्पोरेट मजदूरी या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनने को सबसे बड़ा मान सकती है क्या? मुझे एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता। और इसी कारण से बार पिछले कुछ दशकों से अभी और आने वाले कई दशकों तक या सैकड़ों वर्षों तक भी ऐसी फिल्में, ऐसा साहित्य बार बनाना पड़ेगा वोक्स और फेमिनिस्टों को, ताकि उन्हें बच्चियों को वो बताए कि भाई देखो, ये विवाह की जो संस्था है, ये जो पारिवारिक व्यवस्था है, ये सबसे बड़ी एक हॉरर फिल्म है। इसमें तुम्हें दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तुम्हें ऑप्रेस किया जाएगा, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, और तुम्हें बनना है सेल्फ इंडिपेंडेंट। और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर उन्हें कॉर्पोरेट मजदूर बनने की तरफ धकेला जा रहा है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसमें बिलीव कर ही नहीं सकता। और इसी कारण से उनको बार बार कुछ ना कुछ इधर उधर से घटनाएं लेकर के आ जाओ, सिलेक्टिव आउटरीच कर लो, उन बातों को जनरलाइज करके, और एक बिल्कुल नकारात्मक चित्रण विवाह का या पारिवारिक व्यवस्था का उनके सामने प्रस्तुत करो। और इस कारण से ये प्रोपेगेंडा बार करना आवश्यक है। नहीं तो अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर देना, तो कोई भी पारिवारिक सुख को छोड़ करके कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तो नहीं बनना चाहेगा। सीधी सिंपल सी बात है। अब कोई आकर के कहेगा कि फेमिनिस्टों के पास में जो एक बिल्कुल बचकाना सा आर्गुमेंट होता है ना, आप देख लेना नीचे कमेंट सेक्शन में भी कई लोग ये लिखेंगे कि भाई फिर तुम क्या चाहते हो, क्या स्त्री काम ना करे? हाँ, तुम उसको चूल्हे चौके तक दबा करके रखना चाहते हो क्या? मतलब फेमिनिस्टों को क्या लगता है कि उन्होंने कोई सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन लाया, इस कारण से भारत की महिलाएं काम करने लगी है?
अरे अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो। हमेशा से हजारों वर्षों से भारतीय स्त्री अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करती आई है, अपने परिवार के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए। वो पहले भी करती आई थी, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। इसमें फेमिनिस्टों ने कोई रिवोल्यूशन नहीं लाया। फेमिनिस्टों ने क्या रिवोल्यूशन लाया है वो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, रील्स वगैरह में इधर उधर। उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ में क्या किया है। वो छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी इंस्टाग्राम रील्स में ऊपर कैप्शन में लिखती है फक ट्रेडिशंस, फक फैमिली, और माता पिता के बारे में क्या लिखते हैं, और क्या रेबेल बनने की बातें वो करते हैं। ये जो रेबेल बनने की मतलब पारिवारिक व्यवस्था के विरुद्ध रेबेल बनना है, विद्रोह करना है हमें, और इसके नाम पर उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इन फेमिनिस्टों ने क्या किया है वो हम देख रहे हैं। बाकी रही बात कर्तव्य पूरे करने की या पारिवारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करने की, तो भाई हमेशा से भारतीय महिलाएं करती आई है। कभी छोटा मोटा मतलब चाहे वो अचार बना करके बेचना हो, पापड़ बना करके बेचना हो, फरसान बना करके बेचना हो, लड्डू बना करके बेचना हो, या घर में परकर पिको फॉल वगैरह करना हो, या साड़ियाँ बेचना हो, या फिर टेलरिंग काम करना हो, या आईब्रोज करना हो, फेशियल करना हो, छोटा मोटा कोई ब्यूटी पार्लर चलाना हो, किसी के शॉप में जाकर के काम करना हो, किसी मार्केट यार्ड में जाकर के काम करना हो, या कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर के काम करना हो, या कहीं टीचर की जॉब करना, छोटे मोटे कहीं पर भी जॉब करना हो, या इवन किसी कंपनी में भी काम करना हो। परिवार के लिए जब हम करते हैं तो वहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार के प्रति कर्तव्य पूर्ण करना। वहाँ पर कोई सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो बातें नहीं की जाती। वहाँ पर वो बातें की जाती है परिवार के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने के लिए। वहाँ पर वो सेल्फ सेंटर्ड मानसिकता नहीं होती कि मैं, मेरा और मैं सब कुछ हूँ, मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनना है। ना भाई, एक पति भी काम करता है, चाहे वो कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहा हो, या फिर कहीं पर खुद का बिजनेस कर रहा हो, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा हो, या प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या फिर कुछ घरों में जाकर के रंग वगैरह देता हो घर के अंदर, या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बाहर लटक कर बाहर से कलर दे रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, वो वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट नहीं बन रहा होता, खुद की कुछ अलग पहचान नहीं बना रहा होता। वो वहाँ पर अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों को पूर्ण कर रहा होता है। तो वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट बनना, जैसे कि फेमिनिस्ट हमारी बच्चियों को, बेटियों को बता रहे हैं सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, काहे का इंडिपेंडेंस? परिवार में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, सबके एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। पति के भी अपने कर्तव्य होते हैं, पत्नी के भी अपने कर्तव्य होते हैं। और कितनी ही आप जेंडर न्यूट्रल होने की बातें कर लो, स्त्री पुरुष समानता की बातें कर लो ना भाई, प्रकृति ने समान नहीं बनाया, दोनों के अपने अपने कर्तव्य है। कितनी भी जेंडर रोल्स रिवर्स करने की बातें कर लो, अंततः प्रसूति की पीड़ा, एक स्त्री को ही उस प्रसूति की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और इसी कारण से एक स्त्री को प्रसूति की इतनी बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसी कारण से हजारों वर्षों से पुरुष बाकी सारी जिम्मेदारियां लेते आए हैं कि भाई घर के बाहर जो भी शारीरिक परिश्रम के काम है, बाहर युद्ध के लिए जाना हो, शारीरिक परिश्रम के काम करना हो, किसी भट्टी में जाकर के तपना हो, या गड्ढे खोदने हो, या प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन का काम कर, जो भी बाहर के कठिन से कठिन परिश्रम के जो काम होंगे वो मैं करूँगा। बाहर परिवार पर कोई संकट आएगा, कुछ भी युद्धजन्य परिस्थिति आएगी, या 10 लोगों से लड़ना होगा, झगड़ना होगा, वो मैं देख लूँगा, मेरी पत्नी को कुछ तकलीफ ना हो। बराबर ना? इसी कारण से बाकी सारी जिम्मेदारियाँ पुरुष लेता आया है। आज मैं हमेशा जैसे कि बात कहता हूँ, डेस्क जॉब आने के बाद में आप कर लो कितनी भी इंडिपेंडेंस की बातें, परंतु आपको वो ये बात नहीं भूलना चाहिए पुरुषों के नाम से छाती कूटते हुए कि इन्हीं पुरुषों ने हजारों वर्षों से नारी की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए अपने शीश तक कटवाए हुए हैं। विशेषतः भारत की मैं बात कर रहा हूँ केवल यहाँ पर। विदेशी आक्रमणकारी उनसे महिलाओं की, अपने परिवार की या अन्य नारी की, स्त्री की रक्षा करने के लिए शीश तक कटवाए हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट बनने की बातें, अब कॉर्पोरेट मजदूरी बन करके कौन कितना इंडिपेंडेंट बन रहा है वो आप अपने हृदय पर हाथ रख करके कहना। इंडिपेंडेंट बन रहे हैं या ईएमआई के बोझ के तले दब जा रहे हैं? और आज से एक जनरेशन ज़रा सा पीछे चले जाइए, उस समय के परिवार देख लीजिए, एक हंसता खेलता परिवार। एक माँ जो होती थी वो भी अपने बेटी को, भाई तुम्हें एक नवीन जीवन को अपनी कोख से जन्म देना है, एक माँ का कर्तव्य क्या होता है, मातृत्व के कर्तव्य क्या होते हैं, वो बेटियों को सिखाया जाता था। उसी प्रकार से बेटों को भी सिखाया जाता था कि तुम्हें भरण पोषण तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें परिवार, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है, परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हें लेनी है, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति तुम्हें कर्तव्य पूरे करने हैं। तो वो बातें बेटों को भी सिखाई जाती थी। आज तुम कितनी भी जेंडर रोल्स रिवर्स करने की बातें कर लो, अंततः एक नवीन जीवन को जन्म माँ की कोख से ही मिलता है, माँ की योनि से ही नवीन जीवन का जन्म होता है। आज जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा चल रहा है,
एक स्त्री अपने आप को पुरुष के रूप में भी आइडेंटिफाई कर ले तो भी अंततः नवीन जीवन को जन्म उसी को देना है, बराबर ना। तो परिवार ये किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का सबसे बड़ा आधार होता है, सबसे बड़ा बेस होता है, सबसे बड़ा पिलर, सबसे बड़ा स्तंभ होता है। और उस स्तंभ को अगर बर्बाद करना हो, परिवार के ढांचे को अगर तोड़ना हो, तो सबसे पहले उस समाज की, उस देश की महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। उन्हें इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर परिवार से, पारिवारिक कर्तव्यों से दूर किया जाता है। मातृत्व को किसी बहुत भयानक, किसी हॉरर फिल्म की तरह दिखाया जाता है। आज से कुछ समय पहले किया, आज भी जो ट्रेडिशनल फिल्में वगैरह बनती है उसमें आप देख लीजिए, मातृत्व के सुख को कितना महान बताया जाता है। एक स्त्री नवीन जीवन को जन्म देती है तो उससे आंखों से बहने वाले अश्रु, वो नए अपने बच्चे को जब अपने हाथ में, अपनी गोद में लेती है तो जीवन का सबसे बड़ा सुख उससे कैसे मिला है, ये बातें वहाँ पर दिखाई जाएंगी। उसी के अगेंस्ट आप कोई फेमिनिस्ट फिल्म देख लो। बच्चों को जन्म देना मतलब भाई, एक तो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी मानना, पति से अलग हूँ मैं, वो परिवार का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, तो आप कभी भी एक फैमिली को आप ढंग से आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। पति हो, पत्नी हो, दोनों को ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपने अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं, बराबर ना। पर फेमिनिस्ट ये बात बताते हैं, जीवन में डाल देते हैं दिमाग में कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम पैसे भी कमाओगे, तुम इंडिपेंडेंट बनने के लिए कमा रहे हो। बच्चे को जन्म देना मतलब किसी पुरुष के लिए मैं अपने कोख में किसी बच्चे को जन्म क्यों दूं, यहाँ से सारी बातें शुरुआत होती है कि वो भी मैं अपने मर्जी से करूंगी। नहीं भाई, परिवार में पति हो, पत्नी हो, अपने मर्जी से कुछ नहीं होता। आप विवाह किया है तो आपके अपने पूर्वजों के प्रति, उस परिवार के प्रति आपके कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों को आप पूरा कर रहे हो, तो वहाँ पर आप सुख नहीं, कुछ सुख मतलब जो बाहर की वासनाओं के सुख की बात कहते हैं ना, कि मैं अपने मन के अनुसार जीऊंगी, मैं अपने मन के अनुसार जीऊंगा, वैसे परिवार फंक्शन नहीं करता। अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को साइड में रख करके आपको अपने परिवार के लिए जीना होता है, बच्चों के लिए जीना होता है। पर फेमिनिस्ट जब वो अपनी आइडेंटिटी ही अलग कर लेते हैं परिवार से, तो फिर हर एक बात बोझ लगती है। प्रसूति की पीड़ा झेलना तो बहुत दूर की बात रह गई, फिर पति काम से घर पर आए तो उसको ग्लास भर करके देना भी किसी बहुत बड़े अत्याचार की तरह लगता है। एक चुटकी यहाँ पर कुमकुम लगाना हो ना, वो भी किसी हिमालय की तरह बोझ लगेगा कि बहुत बड़ा अत्याचार, मैंने यहाँ पर एक चुटकी सिंदूर लगा करके बहुत बड़ा मेरे ऊपर कुछ हिमालय जैसा पहाड़ टूट पड़ा हो। वो इस प्रकार मान्यता ही है ना, मान्यता ही है। आज से एक जनरेशन पहले तक 16 श्रृंगार करने को भी नारी का सबसे बड़ा सुख माना जाता था। आज वो 16 श्रृंगार तो छोड़ दीजिए, एक चुटकी सिंदूर भी लगाना हो ना तो भी वो किसी बहुत बड़े अत्याचार की तरह लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा ऐसा हिमालय जैसा पहाड़ अपने सर पर ले लिया हो। मान्यता ही तो है। तो पारिवारिक कर्तव्य तो बहुत दूर की बात है, प्रसूति की पीड़ा तो बहुत दूर की बात है, पानी का गिलास उठाकर देना भी अत्याचार जैसा हो गया है। और ये अगर आप अपनी बेटियों को सिखा रहे हो ना, तो फैमिलीज फंक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। आप आने वाले समाज को कैसे बना रहे हो, आप और हम सोच भी नहीं सकते। फिर छोटी छोटी बातों में ले लो डिवोर्स, फिर भाई इसके साथ मेरा कुछ जम नहीं रहा, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चलो मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, कितने रिलेशनशिप्स बदलोगे। परिवार में एडजस्ट करना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना होता है अपने अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए, क्योंकि परिवार, कर्तव्य, बच्चों का भविष्य वो सबसे ऊपर होता है। और ये सारा सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर फेमिनिस्टों ने क्या किया है, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से माँ के हाथ का खाना छीन लिया है। उन बच्चों को जो माँ का सानिध्य चाहिए होता है बचपन में, वो छीन लिया है। पिता का अनुशासन छीन लिया है, क्योंकि भाई पिता अगर ऊंची आवाज़ में भी घर में बात कर ले तो वो तो पेरेंटल अब्यूज़ हो जाता है। पिता को तो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप कह करके, इमोशनल अब्यूज़ कह करके माँ डिवोर्स ले लेगी, चली जाएगी बच्चों को लेकर के। तो पिता के अनुशासन से बच्चों को दूर कर दिया, माँ के हाथ के खाने से दूर कर दिया। कॉर्पोरेट मजदूरी को इतना रोमांटिसाइज किया हुआ है कि उन बच्चों को माँ के हाथ का खाना भी नहीं मिल रहा। किसी आया किया किसी प्ले ग्रुप वगैरह में बच्चों को, छोटे छोटे 2.5, 3 वर्षों के बच्चों को छोड़ दिया जाता है। भाई उसको एक माँ के सानिध्य की आवश्यकता है। आप अपने इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर आप बच्चों के साथ तो अन्याय नहीं कर सकते ना। और मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर काम करने से कोई मना ही नहीं कर रहा, पर एटलीस्ट सोचो तो सही, क्या उन बच्चों के भविष्य, जो आप काम कर रहे हो, वो काम करने के बारे में आप क्या कहते हो कि हम हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए दोनों काम कर रहे हैं। अरे आज उनको माँ के हाथ का खाना नहीं मिल रहा, सात्विक खाना नहीं मिल रहा, ब्रेड जैम वगैरह वो सब में बच्चे खा करके उनकी बुद्धि वैसे ही मंद हो जा रही है, पेट खराब हो जा रहा है। कौन सा उज्जवल भविष्य आप उन्हें दे रहे हैं? अगर उनके बचपन में 10-11 वर्षों तक जो एक बेस बनता है पूरे जीवन का, स्वस्थ शरीर, अगर 10-11 वर्षों तक अगर ज़्यादा बीमारियां शरीर को नहीं लगती है, शरीर स्वस्थ रहता है, तो ऐसा शरीर फिर 80-90 वर्षों तक भी स्वस्थ रहता है। पर आप उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को जो बातें कह रहे हो,
और उसके लिए आप दोनों ही जो दौड़े जा रहे हो, अभी उन बच्चों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है। क्या केवल कुछ लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए फीस जिन स्कूलों की होती है उसी से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? ऐसे एलिट स्कूलों में तो और ज़्यादा बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए ही सबने देखा है। वो बच्चे अपने रूट से टूट जाते हैं, परिवार से टूट जाते हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्यों से टूट जाते हैं, और कौन सा उनका भला चाह रहे हो। और कॉर्पोरेट मजदूरी, उसको किसी इंडिपेंडेंस के रूप में दिखाना, परिवार से दूर होकर के वो आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो या ईएमआई की बोझ की तले दब रहे हो। माचिस जैसा कोई फ्लैट लेकर के, माचिस के डिब्बे जैसा किसी ऊंची हाई सोसाइटी में, वो सुख देगा आपको? फिर आप दिन रात कुछ बड़ा कॉन्टिनेंटल या इधर उधर के दुनिया भर का खाना खाते बैठो, पचता नहीं है खाना। कौन सा सुख की बात आप कर रहे हो? आप कोई क्या कहेगा कि भाई क्या परिवार में दुख नहीं होते क्या? भाई संसार में तो जगह जगह पर दुख है, पर वहां पर तो आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हो, वो कर्तव्य पूरे कर रहे होते हो। पर वहां पर दूसरी तरफ आप इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहे होते हो। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज और देश तो छोड़ दो कि आप समाज और देश के लिए कुछ करो, आप अपने खुद के परिवार और बच्चे भी छोड़ दो, आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो वहां पर। मैंने बचपन में अपने गुरुदेव के सत्संग में सुनी हुई एक कहानी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक जगह पर एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा था और कई सारे लोग वहाँ पर अपनी अपनी सेवा दे रहे थे, कार्य कर रहे थे। कई सारे कामगार भी वहाँ पर अपने कार्य कर रहे थे। पत्थर वगैरह फोड़ने का काम चल रहा था, बेस वगैरह बनने का। एक व्यक्ति वहाँ पर गया और 4 लोगों से उसने एक सेम प्रश्न पूछा। सबसे पहले व्यक्ति से जाकर के पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा क्या ये अपना भाग्य फोड़ रहे हैं। पत्थर फोड़ रहा था ना, वो क्या भाग्य कूट रहे हैं, भाग्य फोड़ रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद हो गया, यहाँ पर धूप में गर्मी में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कोई संसार में सब दुख ही दुख है, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कुछ रखा नहीं है भाई, अपना कर्म फोड़ रहे हैं, अपना भाग्य फोड़ रहे हैं यहाँ पर। ये बात उसने कही। फिर वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में गया, उससे भी वही प्रश्न पूछा कि क्या कर रहे हो? वो कह रहा है कुछ नहीं साहब, बस मजदूरी कर रहे हैं, अभी आए हैं काम करेंगे, पैसा लेकर के शाम को चले जाएंगे, मजदूरी कर रहे हैं बस। फिर इसके बाद में वो तीसरे व्यक्ति के पास में गया, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने परिवार के प्रति कर्तव्य पूरे करना हूँ, बाल बच्चों का, अपना परिवार का भरण पोषण करना है, तो बस अभी आज दिन भर की कमाई परिवार के प्रति जिम्मेदारी भाई मैं पूरी कर रहा हूँ। इसके बाद में चौथे व्यक्ति से वही आदमी सेम प्रश्न पूछा चौथे व्यक्ति से कि भैया आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भाई क्या बताऊँ मैं आपको, जीवन धन्य हो गया मेरा, इतना भव्य महान मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का जो बेस है वो बनाने के लिए पत्थर मैं फोड़ पा रहा हूँ, तोड़ पा रहा हूँ। जिन पत्थरों के ऊपर वो पत्थरें सीढ़ियों में लगेंगे, ये पत्थर, उन सीढ़ियों पर पाँव रखते हुए करोड़ों करोड़ों भक्त यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए, उनके चरण इन पाषाणों को, इन पत्थरों को लगेंगे। इस कारण से मेरी सेवा हो रही है जी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया भाई, मैं इतना महान कार्य में कुछ ना कुछ अपना योगदान, कुछ ना कुछ सेवा मैं अपनी कर पा रहा हूँ। बाकी आजीविका वगैरह तो वो तो चलता ही रहता है भाई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि मैं सेवा दे पा रहा हूँ मंदिर बनने में। देखिए जगह एक ही, कार्य एक ही, 4 लोगों के 4 अपने अपने तरीके के विचार। उसी प्रकार से पारिवारिक कर्तव्य, अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए ना, तो वही परिवार उनको सर्वोच्च सुख देगा। एक स्त्री अपने परिवार के कर्तव्य पूरे करते हुए, पुरुष अपने परिवार के कर्तव्य पूरे करते हुए भी जीवन में एक सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन अपने जिएंगे। उनको पता होगा कि भाई मैं अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ, ईश्वर ने जो भी सेवा दी है बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति सोचेगी कि बच्चों के प्रति, पति के प्रति वो अपने कर्तव्य में यहाँ पर पूरी कर रहे हूँ। बच्चों के रूप में भी ईश्वर ही है, उनकी मैं सेवा कर रही हूँ। पत्नी के रूप में भी वही चैतन्य तत्व है, पति के रूप में भी वही चैतन्य तत्व है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भाव अगर उनके मन में होगा तो वही पारिवारिक सुख उनको सर्वोच्च सुख देगा। पर अगर वहाँ पर आपने बता दिया कि तुम दबे कुचले हो, ऑप्रेस्ड हो, तो भाई प्रसूति की पीड़ा छोड़ दो, करवा चौथ के लिए पति के लिए उपवास करना छोड़ दो। पति काम से घर पर आता है ना, तो पानी देना भी बहुत बड़े बोझ की तरह लगेगा। पानी देते हुए भी खून की उल्टियाँ होंगी कि हाय रे हाय, पेट्रियार्की की शिकार हो गई हूँ मैं, एक दरिंदे पुरुष को मैं पानी दे रही हूँ। यहाँ पर एक चुटकी सिंदूर लगाने पर भी पहाड़ जैसे टूट पड़ा हो शरीर के ऊपर, ऐसा भाव भी मन में आ सकता है। वो देखने का दृष्टिकोण ही है। और यही सेम बात पुरुषों के लिए भी लागू होती है। एक पुरुष का भी कर्तव्य होता है स्त्री को जीवन के सब सुख देना, अपनी पत्नी को जीवन के सुख देना, उसके प्रति उसके कर्तव्य पूरे करना। वो भी वहां पर इंडिपेंडेंट बनने के सपने नहीं देख सकता। आज से 1 दशक पहले तक
एक पति पत्नी भाई हमें 2-4 वर्षों में 8-10 वर्षों में कभी कभार पैसे थोड़े थोड़े जमा करके बाहर घूमने जाते थे कि चलो यार अपनी पत्नी को मैं कहीं पर घुमा करके लेकर के आऊँ। एक पुरुष होता था, वो बनियान फट जाती थी, नया बनियान नहीं लेता था। अंडरवेयर फट जाती, नहीं अंडरवेयर नहीं लेगा। चप्पलें घिस जाती थी, नहीं चप्पल नहीं लेगा। पर त्यौहार पर अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ छोटी सी साड़ी या बच्चों को कुछ ना कुछ खिलौने लेकर के आएगा। तो बलिदान पुरुषों ने भी दिए हुए हैं। तो बात है केवल आप एक स्त्री के सामने, बच्चियों के सामने जो एक बिल्कुल नकारात्मक चित्रण जो विवाह का प्रस्तुत कर रहे हो, ये करके आप क्या कर रहे हो आने वाली जनरेशन्स के साथ में, देश के साथ में, समाज के साथ में साथ में आप तो पूरा ढांचा ही तोड़ दे रहे हो देश का, समाज का। और इसके जो भयावह परिणाम होंगे, जो डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, अंततः टारगेट तो हिंदू फैमिलीज ही है, क्योंकि वहीं पर आपको सारे ट्रेडिशंस, वहीं पर आपको सारे सांस्कृतिक प्रतीक उनको टारगेट करना है। वहाँ पर आपको मंगलसूत्र भी किसी बहुत बड़े, जैसे सांप गले में लटक गया हो वैसे आपको मंगलसूत्र दिखेगा। माथे पर कुमकुम लगाना भी आपको किसी बड़ा पहाड़ टूट गया हो वैसे लगेगा। बाकी बच्चों को जन्म देना, प्रसूति, पारिवारिक कर्तव्य वगैरह तो दूर की ही बात रह गई। और अगर डेमोग्राफिक चेंजेस आगे जाकर के इसके कितने भयावह परिणाम होंगे आप ज़रा कल्पना करके देख लो। क्योंकि दूसरी तरफ तो कोई डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होने वाले, अंततः टारगेट केवल हिंदू परिवार ही है। तो फिल्म में मैं यही कहूँगा कि ये जो वोक और फेमिनिस्टों के एजेंडाज होते हैं ना, इनको पुश करने के लिए फिल्में तो बहुत सारी बनती रहती है, परंतु द गर्लफ्रेंड उसमें एक काफ़ी क्रिएटिव फिल्म में इसे कहूँगा। हालांकि एंडिंग में जो इन्होंने चिल्ला चोट वगैरह की है, वहाँ पर जाकर के डायरेक्टर उतना सटल नहीं रह पाए जितना सटल वो शुरुआत में थे। इस कारण से एंडिंग में जाकर के जो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी, जिसको कोई लेना देना नहीं है फिल्म की फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी वगैरह से, उसका भी मन उठ जाता है एंडिंग को देख करके। पर बाकी फिल्म में बड़ा सटल उन्होंने खेलने का और दिमाग में कुछ बातें डालने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर भूमा देवी, रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है, एक ट्रेडिशनल फैमिली से है। पिता अपनी बेटी को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, तो अनुशासन है पिता का घर में। राव रमेश उन्होंने पिता का कैरेक्टर प्ले किया है। बेटी को कुछ MA इन लिटरेचर करने के लिए भेजा हुआ है बाहर, वहाँ पर वो हॉस्टल वगैरह में रह रही है। उसी स्कूल में एक दुर्गा नाम की भी एक लड़की है, अनु इमैनुअल ने ये कैरेक्टर प्ले किया है, जो मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न कपड़े वगैरह वो पहन रही है। एक विक्रम नाम का लड़का है, दीक्षित शेट्टी ने कैरेक्टर प्ले किया है, जो बड़ा मतलब आकर्षक व्यक्तिमत्व है उसका, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े वगैरह स्कूल में इस प्रकार से, और दिखने वगैरह में भी काफ़ी सुंदर है। दुर्गा जो काफ़ी मॉडर्न कपड़े वगैरह पहनती है, वो विक्रम को अपने तरफ आकर्षित करना चाहती थी। उसकी वो गर्लफ्रेंड वगैरह बनना चाह रही है, परंतु विक्रम उसे अपने पास भी नहीं आने देता। वो भूमा देवी को अपने पास में ले रहा है। क्यों? क्योंकि फिल्म ये बताने का प्रयास करती है कि उसकी जो माँ है, जो कैरेक्टर रोहिणी मोलेट्टी ने प्ले किया है, विक्रम की माँ का कैरेक्टर, तो विक्रम की माँ को एक दबी कुचली महिला दिखाई है, पेट्रियार्की की शिकार, ऑप्रेस्ड महिला, जिसकी अपनी खुद की पहचान नहीं है, खुद का आवाज़ नहीं है, मानसिक और बौद्धिक रूप से वो अस्थिर हो गई है। पर बचपन से उसे जो संस्कार दिए गए हैं ना कि भाई एक स्त्री को क्या करना चाहिए, स्त्री को घर के कर्तव्य पूरे करने चाहिए, किचन में सारे कर्तव्य पूरे करने चाहिए, तो इस कारण से वो बिल्कुल ऐसी बुद्धिहीन हो गई है, पागलों जैसी हरकतें करने लग गई है, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाल रही, मानसिक और बौद्धिक रूप से वो अस्थिर हो गई है, घर के काम कर करके बिल्कुल रोबोट जैसा। कोई भी घर में आ जाए तो आओ बैठो बैठो, फिर तुरंत मैं ये पानी लेकर के आऊँ, अब तुरंत किचन में जाकर के ये करूँ। इस प्रकार से वो पूरी तरीके से रोबोट जैसी बन गई है पेट्रियार्की के शिकार होने के कारण। क्योंकि विकी के पिता ने भी उसके साथ वही किया था, विकी भी अपनी माँ के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, और विकी को पत्नी भी ऐसी चाहिए जो घर के कर्तव्य पूरी करे। तो इसी कारण से वो मॉडर्न दुर्गा को छोड़ करके एक ट्रेडिशनल कपड़ों में रहने वाली सीधी सादी भूमा देवी को वो अपनी तरफ खींचता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। अब गर्लफ्रेंड बनने के बाद में विकी का जो रूम है हॉस्टल में, वो पूरा तरीके से बिखरा पड़ा है, वहाँ पर कुछ मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है। और जब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है भूमा देवी, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, फिर वो जाकर के विकी का कमरा संवार रही है, उसको सब कुछ जगह पर सारी बातें वो रख रही है। और ऑब्वियसली मतलब यहाँ पर वो उसके माध्यम से यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होते हैं वो देखो स्त्री को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, घर के कर्तव्य पूरे करना मतलब वो देखो स्त्री को कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये जो विक्रम है वो ट्रेडिशनल फैमिली से दिखा करके ये बातें किसी बहुत भयानक चीज़ के रूप में वो सामने दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्नो वाइट जो आई थी, आप देख लो, पुरानी वाली जो स्नो वाइट है ना एनिमेटेड,
उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है स्नो वाइट का, ऑब्वियसली एक सौतेली माँ से परेशान है, फिर वो भाग रही है, भागकर जंगल में जा रही है। वहाँ पर 7 बौनों का, 7 ड्वार्फ्स का एक घर उसे मिलता है। जब वो वहाँ पहुँचती जंगल में तो उस घर में कोई होता नहीं, तो वो जाती है घर में। घर में जाने के बाद में वहाँ पर वो पूरे घर को सजाती संवारती है, बराबर। और जब वो 7 बौने जो खदानों में मेहनत करते हैं, खदानों में काम करते हैं, और स्नो वाइट से कई कई गुना ज़्यादा आयु में वो बड़े हैं, वृद्ध है ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि उनकी आयु बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा वैसे दिखते नहीं, पर उनकी आयु बहुत बहुत ज़्यादा है बौनों की, ऐसा वो दिखा रहे हैं। तो आयु में बहुत बड़े हैं, बुज़ुर्ग है, बाहर खदानों में मेहनत भी कर रहे हैं। वो जब घर पर आते हैं देखते हैं कि भाई घर तो पूरा सजा सवरा हुआ उन्हें मिलता है। तो स्नो वाइट को, एक स्त्री है वो कैरेक्टर, उसको घर को सजाने संवारने वाला दिखाया है। जो पुरुष है वो बाहर जा कर के अपने शारीरिक श्रम के, मेहनत के, खदानों में मेहनत के काम कर रहे हैं। अभी डिज्नी के वो लोगों ने अभी जो उसका रीमेक बनाया उसमें उन्होंने क्या किया है, ये स्नो वाइट जब वो जा रही है वहाँ पर जा कर के सो जाती है, वहाँ जा कर के उन 7 बौनों के घर में जा रही है और जा कर के सो जा रही है वहाँ पर। जब वो 7 बौने घर पर आते हैं जो उससे आयु से बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मेहनत करके अपना पूरा शरीर का रक्त खून पसीना बहा करके घर पर आ रहे हैं, उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट वुमन स्नो वाइट, रेचल ज़ेगलर ने कैरेक्टर प्ले किया है ना, तो वो उन 7 बौनों से घर के काम करवा रही है। जो थक हार कर खदान में काम करके घर पर आए ना, उनको कहती कि चलो तुम झाड़ू उठाओ, चलो तुम कपड़ा उठाओ, चलो तुम ये करो वो करो, और फिर वो उनसे पूरा घर सजाती संवारती है। अब देखिए, घर के कर्तव्य जहाँ तक पूरी करने की बात हो ना, अगर स्त्री पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है दोनों अपने अपने कर्तव्य वहाँ पर ऑब्वियसली उनको बांटने ही चाहिए। परंतु हमेशा से परिवार ऐसे फंक्शन करते नहीं आए थे, हमेशा से डेस्क जॉब नहीं थे बैठे बैठे काम करने के, अधिकतर शारीरिक परिश्रम के काम होते थे। तो जितनी भी कठिनाइयों से भरे हुए शारीरिक परिश्रम के काम होते थे, दुनिया से जितना भी बाहर जाना हो, 10 लोगों से झगड़ा करना हो, किसी के सामने गिड़गिड़ाना हो, जो भी करना हो, मेरी पत्नी को ये सब काम ना करने पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, वो सब मैं घर कर्तव्य, बाहर के शारीरिक परिश्रम के काम या भरण पोषण के काम सब मैं करूँगा। तो पत्नी अपने कर्तव्य घर में पूरी करती थी। इसमें कोई घिनौनी पेट्रियार्की या कुछ दरिंदे मॉन्स्टर्स इसके पहले के लोग थे और फेमिनिस्ट या वोक सभी दुनिया को सुधारना चाहते हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं रही है भाई। और कर्तव्य पूरे करने को किसी घिनौनी चीज के रूप में क्यों देखना? इस प्रकार से तो भी पुरुष भी कह सकता है कि मैं घर के बाहर क्यों जाऊं, मैं घर के बॉस की डांट क्यों खाऊं, मैं किसी के सामने क्यों गिड़गिड़ाऊं, मैं रोज सुबह मेट्रो में, ऑटो में जाकर के लोगों के पसीने की बदबू क्यों सूंघूं, मैं धक्के क्यों खाऊं, मैं भी घर में आराम करूंगा। आराम करने से दुनिया नहीं चलती, घर नहीं चलते भाई। काम, मेहनत, परिश्रम दोनों को ही करने पड़ते हैं, अपने अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं। परंतु आप अगर बार बार ये बातें बताओ कि कर्तव्य पूरे करने स्त्री के लिए किसी बहुत घिनौनी पेट्रियार्की है, तब तो ये बात गलत ही है भाई। और दूसरी बात, अभी द ग्रेट इंडियन किचन, उसको आप शुरुआत में अगर देखेंगे तो जो पुरुष है वो खा रहे हैं और थाली के साइड में ऐसे फेंक रहे हैं, मतलब जैसे लिटरली ऐसे थूक करके रखा हो पूरे थाली के बाजू में। तो भाई खाने का मैनर्स तो माँ ही सिखाती है ना। हमारे घर में अगर ऐसा कोई करे तो माँ खींच करके कान के नीचे लगा देगी, पर वो भी इनको संस्कार देने नहीं है क्योंकि वो पेरेंटल अब्यूज हो जाता है। तो बच्चों को संस्कार भी मत दो। ऑब्वियसली सभ्यता से खाना, सभ्यता से जीना, अपने अपने काम पूरे करना, ये तो हमेशा से ही माता पिता बच्चों को सिखाते आए हैं ना। और मैंने तो जितना अपने माता पिता को या इससे पहले की जनरेशन्स को देखा है ना, एक पिता जो होता था वो बाहर काम करने के लिए भी जाए ना, घर से डिब्बा लेकर के जाता था, तो शाम को कुछ खाने के लिए चीज़ लेकर के आए ना, तो बाहर अकेले नहीं खाता था कि यार मैं अपने बच्चे हैं, मेरी पत्नी है घर पर, उनके लिए मैं लेकर के जाऊँगा, उनके साथ में बैठ करके खाऊँगा। मैं अकेला कैसे बाहर ये मज़े लूँ खाने के। एटलीस्ट मैंने तो अपने पिता को और बहुत सारे लोगों को इसी प्रकार से जीवन जीते हुए देखा है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए डेडिकेटेड लाइफ जीते हुए देखा है। पर फेमिनिस्ट वो सारी बातें, वो सारे पिता के सेक्रीफाइस, बलिदान, वो तो कुछ नगण्य ही नहीं। इनको एक अलग अजीब सी दुनिया, कुछ ना कुछ बातों को निकाल करके एक नकारात्मक चित्रण वहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो हाँ, चलो, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, वो वहाँ पर उसके रूम को फिर साफ सफाई वगैरह जो भी सजा रही है, संवार रही है, इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं। इसके साथ में ही एक और कैरेक्टर है, एक लड़का है जिसका व्यक्तिमत्व कुछ उतना आकर्षक नहीं दिखाया, रंग भी सांवला सा है, और वो भूमा देवी को पहले पसंद करता है, ऐसा वो दिखा रहे हैं। परंतु ऑब्वियसली भूमा देवी फिर विक्रम की तरफ आकर्षित हो जाती है, उस भोले भाले लड़के को छोड़ करके विक्रम के साथ में उसके रूम में जाकर के सो भी रही है, शारीरिक संबंध वगैरह भी बना रही है। इसके बाद में जब ये दोनों रिलेशनशिप में हो जा रहे हैं, सबको पता भी चल जाता है कॉलेज में विक्रम और भूमा देवी के बारे में,
इसके बाद में एक दिन वो जो सीधा साधा भोला भाला लड़का जो दिखाया है, सावला सा कम आकर्षक आकर्षक व्यक्तिमत्व वाला, उससे जाकर के भूमा देवी एक दिन बात कर रही है और इससे फिर विक्रम को बिल्कुल बौखलाते हुए चिढ़ते हुए दिखाया गया है। फिर वो जाकर के उस लड़के को मार रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी लड़की के, मेरी बंदी, पता नहीं वो शब्द यूज़ करता है या नहीं, पर जो भी है वो उस लड़के को मार रहा है विक्रम। और वहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि ये देखो ये कैसे कंट्रोलिंग है, ये बॉयफ्रेंड या जो भी उसका आगे जाकर के पति होने की वो सपने देख रहा है, ये कैसे कंट्रोलिंग है, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ में वो बात भी नहीं करने देना चाहता, उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो बात फेमिनिस्ट विशेषतः लड़कियों के बच्चियों के दिमाग में डालते हैं ना, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा चतुराई से डाली गई बात मैं कहूँगा, क्योंकि यही सेम बात आप अक्षय कुमार की जो खेल खेल में आई थी उसमें भी उन्होंने डाली है, आप देख सकते हो। या फिर यही सेम बात अभी जो मेट्रो इन दिनों फिल्म आई थी ना 2025 की ही, उसमें भी यही सेम बात आपको डाली हुई दिखाई देगी। जैसे कि मेट्रो इन दिनों में सारा अली खान का जो कैरेक्टर है ना, शुरुआत में उसको कुछ रात को वो पी वगैरह लेती है और दूसरे किसी के अपार्टमेंट में जा कर के वो पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे पहुंचती, पर दूसरे किसी अपार्टमेंट में वो पहुंच रही है। फिर वहाँ पर आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर आता है, उसका वो अपार्टमेंट होता है। फिर वो सारा अली खान के पात्र को वहाँ से बाहर निकालता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। फिर वो वहाँ पर उसे छोड़ने के लिए जा रहा है और सारा अली खान के पात्र का जो बॉयफ्रेंड है, जो उसका कलीग भी होता है ऑफिस में, वो उसको देख लेता है वहाँ पर और फिर वो उस पर संशय करते हुए दिखाया है कि भाई तुम रात को दूसरे किसी के अपार्टमेंट में थी, ये कैसे सही है, तुमने कुछ जो भी एक उसके मन में संदेह संशय आते हुए दिखाया है। और फिल्म आगे जाकर के यही कहने का प्रयास करती है कि भाई ऐसा पॉजिटिव बॉयफ्रेंड क्यों होना चाहिए जो तुम पर विश्वास ही ना करता हो, ट्रस्ट ही ना करता हो। क्या हो गया, तुम किसी रात को किसी और के अपार्टमेंट में हो गई थी तो भी उसे इसके बारे में कुछ एक शब्द भी बोलने का क्या अधिकार है, ये तो बिल्कुल टॉक्सिक है, इसको छोड़ दो तुम। अब खेल खेल में भी इसी प्रकार का एक सब प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार का जो पात्र है और उसकी जो पत्नी है, अक्षय कुमार के पात्र की पत्नी पेरिस में कहीं पर गई थी, वहाँ पर कोई तो एक लड़का था पेरिस में काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, और वो अभी भी इसके साथ अक्षय कुमार की पत्नी के साथ में चैट वगैरह करता है, बात वगैरह करता है। और फिल्म ये आगे एंडिंग में अक्षय कुमार के पात्र के माध्यम से कहने का प्रयास करती है कि देखो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी पत्नी पेरिस में गई थी, वहाँ पर किसी पुरुष के साथ में उसने बात की या जो भी किया वो स्वतंत्र है। विवाह का अर्थ हम किसी को बंधन में नहीं डाल रहे हैं, विवाह के बाद में भी आप स्वतंत्र हो। और लिटरली इस प्रकार की स्पीच अक्षय कुमार का पात्र फिल्म के एंडिंग में देता है। वहाँ पर वो ओपन मैरिज की ही बात कर रहा होता है, पर डायरेक्टली ओपन मैरिज शब्द वो उपयोग नहीं कर रहा, घुमा फिरा कर वो बातें कही है कि विवाह में आप कोई एक दूसरे के ऊपर बंधन नहीं डालते हो, या विवाह में आपका एक दूसरे के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, आप स्वतंत्र होते हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें। देखिए और हाँ, एक और उदाहरण देना हो तो आप जैसा कोई आर माधवन और फातिमा सना शेख की फिल्म के एंडिंग में आर माधवन फिर सब कुछ जब हो जाता है तो वहाँ पर वो जाकर के इतना जस्ट वो कह देता है कि ठीक है यार, ठीक है, तुम्हें जैसा जीना है जियो, जस्ट थोड़ा सा लिमिट में करना, थोड़ा ध्यान रखना, इतना वो कुछ कह देता है। लिमिट शब्द का वहाँ पर वो उपयोग करता है। तुरंत फिर एक्टिविज्म, तुम कौन होते हो मेरी लिमिट तय करने वाले। भाई लिमिट हो या बंधन हो या कंट्रोल करने की बात हो तो वो पति पत्नी विवाह का अर्थ ही वही होता है कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर पूरा अधिकार है। आप स्वतंत्र नहीं होते हो विवाह में, पति हो पत्नी हो दोनों के ही एक दूसरे के ऊपर अधिकार होते हैं। पत्नी भी अपने पति से प्रश्न पूछती है, पति भी अपने पत्नी से प्रश्न पूछता है। पति को कोई गलत आदत हो, व्यसन हो तो पत्नी उसे छुड़ाने का प्रयास करती है। ये नहीं कहती कि तुम स्वतंत्र हो ना भाई, ऑब्वियसली तुम्हारा अधिकार है। दूसरा कुछ गलत कर रहा है तो उसको डांटना, टोकना, रोकना, उसे सही रास्ते पर लाना, ये कर्तव्य होता है। तुम वहां पर कोई सो कॉल्ड स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नहीं होते हो। अब उस बात को बिल्कुल आप एग्जेजरेट कर दो, पुरुष को बिल्कुल दरिंदे के रूप में दिखा दो, फिर डायरेक्टली हो सकता है कि वो उस लड़के को मारते हुए भी दिखाए, मार भी डालता हो, जो भी। अब आपको किसी बात को एग्जेजरेट ही करना हो तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और ऐसे कहीं पर 140 करोड़ की जनता में इक्का दुक्का एक उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, आपको अपने नैरेटिव को अगर पुश करना है तो। तो वही बात वो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली, और यहाँ पर और सेप कैसे प्ले किया है कि जिस लड़के से रश्मिका मंदाना का पात्र भूमा देवी बात करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही सीधा साधा भोला भाला सावले रंग का, जिसके प्रति हम भी केयर करने लगे, यार कितना प्यारा है बेचारा, उतना कुछ आकर्षक व्यक्तिमत्व नहीं है, बेचारा सीधा साधा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, क्या हो गया भूमा देवी के प्रति वो आकर्षित था। तो एक हम भी उसके साथ रिलेट कर पाते हैं ना कि यार कितना प्यारा भोला भाला लड़का है बेचारा।
तो वही बात वो डालना, तो वही बात चाहते हैं कि कोई तुम्हारा पार्टनर है या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या पति है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कहाँ रात को हो या किसके साथ बात कर रही हो, चू भी करने का उसे अधिकार नहीं है, बात भी करने का अधिकार नहीं। फैमिलीज ऐसे फंक्शन नहीं करती है। भले तुम इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप कह लो, पॉजिटिव होना कह लो, जो भी है भाई, फैमिली जैसे फंक्शन नहीं करती भाई। ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास विवाह का सबसे बड़ा आधार होता है। मेरे गुरुदेव भी सत्संग में कहते थे कि भाई मेरा पति बाहर काम पर जा रहा है तो उस पर मुझे विश्वास होना चाहिए। मेरी पत्नी 10 दिन मायके जा रही है भाई दूज के लिए, रक्षाबंधन के लिए, मुझे उस पर विश्वास होना चाहिए कि मेरी पत्नी है। विश्वास विवाह का सबसे मुख्य बेस होता है। पर फेमिनिस्टों के अपने कुछ अलग इमेजिनेशंस होते हैं, कुछ अलग तरीके से वो इन बातों को दिमाग में डालना चाहते हैं, और उनके उद्देश्य भी उसके पीछे कुछ और होते हैं कि भाई मुझे सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल जीनी है। मैं विवाह के बाहर भी अगर संबंध रखती हूँ तो ये मेरी चॉइस है। दीपिका पादुकोण का वो माई चॉइस वाला वीडियो आपको याद होगा ना, मेरे पेट में बच्चा है, मैं उसको रखूँ या गिरा दूँ, माई चॉइस। मैं विवाह के बाहर संबंध रखूँ ना रखूँ, माई चॉइस। और वही बात गर्लफ्रेंड फिल्म भी कहने का प्रयास करती कि मेरी चॉइस। अब जो पुरुष है वो कह रहा है कि मुझे 3 बच्चे तो कम से कम चाहिए। अब वही फेमिनिस्ट वाली बात की वो पति के परिवार के साथ वो उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी वो बना करके रखना चाहिए कि वो मेरा परिवार नहीं है, मैं अपनी कुछ अलग आइडेंटिटी है मेरी और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और अगर ये मानसिकता आपकी है तो भाई फिर पति के लिए बेटे को जन्म देना वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा, मतलब आप इस बात को कैसे कहोगे ना, फिर वो भी एक परिवार के लिए करना नहीं होता। ये जो मैंने सुखी परिवार का चित्रण दिखाया ना, फिर आप ये पारिवारिक सुख आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कदम कदम पर आपको जस्ट पेट्रियार्की नजर आएगी हर जगह पर। फिर पानी का गिलास भरकर देने में भी पेट्रियार्की नजर आएगी, एक कदम चलने में भी पेट्रियार्की नजर आएगी। भले ही जीवन में सारी सुख सुविधाएं पति ने वहां पर परिवार में मिल रही हो, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हो, बर्तन धोने के लिए या घर के दूसरे काम करने के लिए पूरी बाई लगाई हुई हो काम में काम करने के लिए, या फिर घर सफाई के लिए कोई छोटा मोटा रोबोट भी लिया हो, डिश वॉशर हो, घर में सारे काम करने के लिए लोग हो ना, फिर पानी का गिलास भी उठाना हो ना तो भी खून की उल्टियाँ हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि मैं पेट्रियार्की की गुलामी कर रही हूँ। मैंने वो मंदिर वाली कहानी सुना है ना, दृष्टिकोण। आज से एक जनरेशन की जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी या पुरुष थे, उन्होंने इससे 1000 गुना कार्य किए थे, 1000 गुना ज़्यादा कठिनाइयों में अपने कर्तव्य पूरे किए थे, पर फिर भी वो उनके लिए बोझ नहीं था। तो सब करके भी वे सुखी थे। और अगर दुख बनाने की फैक्ट्री, ये फिल्में द गर्लफ्रेंड जैसी फिल्में बच्चियों के दिमाग में दुख बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हैं, फिट कर रहे हैं, फिर आपको हर जगह पर जस्ट प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगे। इसके बाद में विक्रम जब भूमा देवी को अपने घर लेकर के जाता है माँ से मिलाने के लिए, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, माँ को बिल्कुल मानसिक और बौद्धिक रूप से अस्थिर दिखाया है। घर में आने के बाद में आओ बैठो बैठो, चलो मैं किचन में जा रहा हूँ, अरे मैं पानी लेकर के आता हूँ, अरे मैं तो एक ट्रेडिशनल फैमिली में महिलाएं कैसे रोबोट बन चुकी होती है, उनकी अपनी कुछ सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती है, कुछ भी अपने विचार नहीं होते हैं, एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो पूरी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऑप्रेस्ड होती है और वैसे रोबोट बन चुकी होती है, बराबर। और वो ट्रेडिशनल साड़ी वगैरह में जो दिखाया है, फिर रश्मिका मंदन्ना अपने आप को उसमें इमेजिन करती है, रश्मिका मंदन्ना विक्रम की माँ में उसके रूप में अपने आप को इमेजिन करती है। अभी थोड़े से सलवार, मतलब कुछ तो कपड़े जो पहने हुए थे, फिर वो देखती है आईने में सामने उसकी तरह बिल्कुल मैली कुचली साड़ी में, और उसे लगता है कि अगर मैं इस फैमिली में जाऊंगी या इस ट्रेडिशनल फैमिली में या जो भी ऐसे है, तो मैं ऐसी मानसिक और बौद्धिक रूप से अस्थिर पागल रोबोट जैसी बन जाऊंगी। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में जितनी महिलाएं आज तक हमने देखी ना, जो अपने पारिवारिक कर्तव्य वगैरह सब जिन्होंने पूरे किए हैं, वो जितना परिवार में डोमिनेट करती ना, उतना मैंने फेमिनिस्टों को डोमिनेट करते हुए नहीं देखा। फेमिनिस्टों को बस सोशल मीडिया पर इधर उधर गाली गलौज करते हुए, फालतू के रील्स बनाते हुए, या फक सोसाइटी, फक पेरेंट्स, फक ट्रेडिशंस वगैरह या रेबल बनने की बातें करते हुए मैंने एटलीस्ट फेमिनिस्टों को देखा है। ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की महिलाओं को आज भी अधिकतर आप देख लीजिए, वो डोमिनेट करती है परिवार में, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे किए हुए होते हैं परिवार के लिए, तो वो उतना अधिकार भी अपना जताती है, पति को उंगलियों पर भी नचाती है, बराबर। हमने तो हमेशा से यही बातें सुनी हुई है कि पत्नी कभी अगर नाराज हो तो पति क्या उसकी हिम्मत है बेडरूम में जाए, उसको तो सोफे पर सुला देगी पत्नी। तो पत्नियां डोमिनेट करती आई है, दबी कुचली होने का तो प्रश्न ही कहाँ पर आता है। हमने तो हमेशा से दशकों से इसी प्रकार के, आज से 3 दशक पहले तक हम स्टैंड अप कॉमेडी जिसको कहते थे, व्यंग वगैरह कोई करता था खड़े होकर के, इसी प्रकार के जोक्स सुनाए जाते थे। जोरू का कलाम जैसी बातें तो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में यूज़ की जाती थी। कहाँ से दबी कुचली होने की बातें,
ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में जो महिलाएं अपने कर्तव्य पूरी करते आई है वो तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती आई है, हमने देखा है। आपने पुष्पा मूवी का पुष्पा 2 का वो जतरा वाला सीन याद करिए, जहाँ पर रश्मिका मंदाना के पात्र को मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। वो गर्भवती होने की जब न्यूज़ आती है ना, एक तो वहाँ पर मातृत्व को भी सेलिब्रेट किया है, वो माँ बनने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो बुज़ुर्ग महिलाएं, वहाँ पर एक दादी दिखाई है बहुत बुज़ुर्ग, वो पुष्पा वगैरह जितने भी वहाँ पर उसके पंटर वगैरह लड़के खड़े हैं ना, जो बड़े गैंगस्टर वगैरह जो भी हो अपने यहाँ पर, वो दादी सबको चुटकी, चलो निकलो तुम यहाँ से, चलो निकलो, हाँ, सबको साइड कर देती है। इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे मर्द पुरुष, उनको दादी साइड कर दे रही है। तो भाई हमेशा से हमारी गांव की दादी नानी वगैरह हमने जो देखा है वो तो इसी प्रकार से डोमिनेट करती आई है भाई, काहे की दबी कुचली। हाँ, सबसे ज़्यादा सशक्त तो मैंने पारंपरिक परिवार की महिलाओं को, जिन्होंने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, जिन्होंने अपने मातृत्व के कर्तव्य को पूरे किया है, वो इसी प्रकार से डोमिनेट करती हुई ही हमें दिखाई दी है। अब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं भाई। एक्सेप्शंस में तो आपको पति भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको पत्नियों ने बिल्कुल पागल बना करके छोड़ दिया है। कई सारे पति तो परेशान होकर के सुसाइड भी कर लेते हैं। एक्सेप्शन छोड़ो भाई, नॉर्मली जो बातें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो पत्नियां तो हमेशा से डोमिनेट करती आई है ट्रेडिशनल फैमिलीज की। अब भूमा देवी का विक्रम की माँ से मिलने के बाद में फिर से विक्रम को थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए, थोड़ा सा माफ़ी मांगते हुए या थोड़ा सा ऐसे प्यार से बात करते हुए दिखाया है, जिसके बाद में थोड़ा सा फिर से भूमा देवी का मन भी जैसे परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा वो दिखा रहे हैं। इसके माध्यम से भी वो यही बात दिखा रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपका पति वो कभी गुस्सा हो या ऊंची आवाज़ में बात कर ले, तो उसके तुरंत बाद आपको रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए, इमोशनल अब्यूज़ कह करके। क्योंकि आज उसने ऊंची आवाज़ में बात की है, कल को वो बर्तन उठा करके फेंक सकता है, परसों को वो चाकू से मार सकता है। इस प्रकार की कुछ बातों को एग्जेजरेट फेमिनिस्ट करते हैं। यही बातें रिवर्स साइड में भी कही जा सकती है कि पत्नी तो, कई सारी पत्नियों ने भी अपने पति को मारा है। इवन हाल ही में तो हमने ऐसे भी न्यूज़ सुनी है कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए माँ ने अपने बेटे को मार दिया, मार करके बाथरूम में छोड़ दिया और वो बाहर घूमने कर चली गई और बाद में कहा कि मेरा बेटा मर गया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माँ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो बेटे को पता चल गया, इसलिए माँ ने उसको मार दिया। देखो भाई, अगर एक्सेप्शंस दिखाने हो, यही दिखाकर फिर वो क्या मेट्रियार्की के कारण हुआ था क्या? मेट्रियार्की थी वो, काहे की मेट्रियार्की भाई। आपराधिक मानसिकता स्त्री पुरुष किसी में भी आ सकती, किसी भी जेंडर में, किसी भी समाज के वर्ग में, किसी भी जगह पर आ सकती है। वो एक्सेप्शंस छोड़ दो। मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ को, उसके मूल को समझो। तो विक्रम का उसके बाद में थोड़ा प्यार से बात करना, फिर से मनाने का प्रयास करना, इसका भी कैसे हमें शिकार नहीं होना चाहिए। भले ही आपका पति या पार्टनर कभी उसने ऊंची आवाज़ में बात कर ली और उसके बाद में वो प्यार से आकर बात भी कर रहा है, आपसे क्षमा भी मांग रहा है, तो भी आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुरंत अलग होकर के, डिवोर्स लेकर के दूर हो जाना चाहिए। ये मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर, और ये केवल एक एक्सेप्शन नहीं कह रहा, हाल ही में आपको ढेर सारे ऐसी फिल्में, वेब सीरीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी जिसमें वही ऊंची आवाज़ में भी अगर पति ने बात कर ली तो इमोशनल अब्यूज़ हो गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई, तुरंत वहाँ से अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद में जो दुर्गा नाम का कैरेक्टर है, जिसको मॉडर्न लड़की दिखाया है, फिर वो बताती है भूमा देवी को कि कैसे वो तुमको एक्सप्लॉइट करना चाहता है या तुमको कैसे फ्री होकर के जीने की आवश्यकता है वगैरह वगैरह, वो सब बातें। ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कैसे सही नहीं है, ये सब बातें वो वहाँ पर बता रही है। और एंडिंग में जब विक्रम के कैरेक्टर से वो अलग हो जाती है ब्रेकअप करके, फिर विक्रम कैसे उसका जीवन नर्क बना दे रहा है। अब जो भी वो एग्जेजरेट कर सकते थे अपनी पूरी फिल्म में दिखाई गई बातों को जस्टिफाई करने के लिए, ऑब्वियसली विक्रम के कैरेक्टर को एक्सट्रीम नेगेटिव शेड देना उन्हें आवश्यक था। तो एक्सट्रीम नेगेटिव शेड, जो कुछ भी वो एग्जेजरेट कर सकते थे बातों को, वो सब बातें उन्होंने एग्जेजरेट की है। एंडिंग में आकर के ये दुर्गा नाम का कैरेक्टर ही उसको मदद कर रहा है या उसको लिबरेट होने की ताकत दे रहा है। फिर फिल्म के एंडिंग में भूमा देवी लिबरेट हो जाती है और स्कूल के फंक्शन में जा कर के वही फेमिनिस्ट वाली बातें जो टिपिकल सी होती है, विवाह को लेकर के, दूसरा कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिसको मेरे इस पास से प्रॉब्लम नहीं होगा, या मैंने कितनों के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ नहीं रही हूँ, मेरी मर्जी वगैरह, जो कुछ भी वो माई चॉइस वाला जो सॉन्ग है दीपिका पादुकोण का, उसके थोड़े शब्द इधर उधर करके वो सब बातें वो वहाँ पर कर रही है। इसमें बीच में एक पिता का भी कैरेक्टर है, राव रमेश, उनके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि वो अनुशासन वगैरह, अपनी बेटी को चरित्रवान बनाना चाहते हैं। एक दिन जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी इसके साथ में सो रही है विक्रम के साथ हॉस्टल में, तो उसके बाद में उनका आग बबूला होना, और वहाँ पर दो पुरुषों के अहंकार टकराते हुए दिखाया है। जब पिता नाराज़ होकर के निकल रहे हैं ना,
नाराज होकर निकलने से पहले वो प्रोफेसर के पास में जा रहे हैं। राहुल रविंद्रन जो फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने ही वो प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले किया है। प्रोफेसर को जाकर के बता रहे हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है, वो वहाँ पर सो रही है मेरी बेटी, जाकर के तुम्हारा ध्यान है या नहीं। तो राहुल रविंद्रन के उस प्रोफेसर के कैरेक्टर को बड़ा लिबरेटेड माइंड का दिखाया है कि भाई वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो उनका प्रश्न है। अब यहाँ पर पिता को अपनी बेटी की चिंता करना या फिर वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, उसको लेकर के चिंतित होने को बिल्कुल नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि भाई कबीर सिंह में भी प्रीति का कैरेक्टर कबीर सिंह के साथ में रिलेशनशिप में था। भाई देखो, अगर तुम किसी के साथ में, जिसको भी तुम प्यार कह रहे हो या जो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने को अगर तुम उस जगह जा ही रहे हो, अपने फैमिली, परिवार, कर्तव्य, इन सब को छोड़ करके अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में जा ही रहे हो, तो फिर वहाँ पर कर्तव्य भी पूरे करो। वहाँ तब फिर भागो मत पीछे। तब फिर ये मत कहो कि नहीं यार, फिर मेरा पति ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, या मेरा पार्टनर मेरी माँ से मिलवाने ले गया और उसकी माँ को मैंने बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखा, उसको रोबोट बनते हुए देखा, अब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब मेरे को जिम्मेदारियाँ नहीं संभालनी भाई। भले मैंने शारीरिक संबंध बनाया, अब मेरे को कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है भाई, क्योंकि तू मेरे को टॉक्सिक लग रहा है। अब ऑब्वियसली फिल्म में उस टॉक्सिक दिखने को और ज़्यादा उनको एग्जेजरेट करना, इस कारण से विक्रम के कैरेक्टर को जितने नेगेटिव शेड उनको देने थे वो उन्होंने दिए हुए हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जा ही रहे हो किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर कर्तव्य भी पूरे करो। फिर सामने वाले की कमियों के साथ में, अच्छाइयों के साथ में, दोनों के साथ आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है, उसको स्वीकारना होता है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ में, कमियों के साथ में आपको उसे स्वीकारना होता है और अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं। एक पुरुष को भी अपने पुरुष के कर्तव्य, एक स्त्री को भी अपने स्त्री के कर्तव्य। फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शारीरिक संबंध बना लिया, अब मुझे वो टॉक्सिक लग रहा है, अब मैंने छोड़ दिया सब कुछ। और अगर कोई छोड़ भी रहा हो ना, तो मैं तो हमेशा कहा है कि भाई ऐसे अपना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। छोड़ दो, ऐसी ही लड़की छोड़कर जा रही हो तो तुरंत और दूर चली जाए, उससे 10 कदम क्या 100 मीटर दूर रहो, मैं तो कहूँगा। अब यहाँ पर विक्रम को ऑब्वियसली वो ऑब्सेस दिखाना था, नेगेटिव दिखाना, तो वो जाकर के भूमा देवी को परेशान कर रहा है। ये सारी बातें वो फालतूगिरी दिखा रहे हैं। और जब पिता उनको शारीरिक संबंध बनाते हुए भी हॉस्टल में देखते हैं, तो प्रोफेसर बड़ा लिबरेटेड, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का ज्ञान प्रोफेसर भूमा के पिता को देते हैं। भूमा के पिता नाराज़ होकर के कॉलेज से फिर बाहर आ रहे हैं। इसके बाद में विक्रम के साथ में उनका टकराव दिखाया है। तो यहाँ पर दो पुरुषों का अहंकार एक दूसरे से टकराते हुए दिखाया है कि एक पिता है जो बेटी को अपना अधिकार समझता है या बेटी को कंट्रोल करना चाहता है, और एक पति है जो अपनी पत्नी को या अपने फियांसी को वो कंट्रोल करना चाह रहा है। और स्त्री को किसी से कंट्रोल वगैरह होना छोड़ करके सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। ये कुल मिलाकर वहाँ कह रहे हैं कि पिता कौन होता है कुछ कहने वाला, पति कौन होता है, या जो भी आपका जीवन साथी बनने वाला है वो कौन होता है। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसके साथ सो रही हूँ, कितनों के साथ सो रही हूँ, उसके बाद क्या करूँगी, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। मैं पेट में जो बच्चा है उसको रखूँ या गिरा दूँ, ये मेरा अधिकार है। मैं प्रो लाइफ नहीं हूँ, प्रो चॉइस हूँ। यही बातें वो कुल मिलाकर वहाँ पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो केयर करने वाले पिता है उसको निगेटिव शेड दे दिया, वो भी कंट्रोलिंग है। बाकी विक्रम का कैरेक्टर तो है ही। और इन सब के बाद में वो स्कूल के फंक्शन में जो कुछ भी वो माई चॉइस वाली बातों का ज्ञान वहाँ पर देती है, मूर्खों की तरह चीख रही है, चिल्ला रही है। तुम कितना भी चीख लो, तुम्हारे चीखने से तुम्हारी गलत बातें सही सिद्ध नहीं हो जाएंगी। जो गलत है वो गलत ही है। पर चलो, फेमिनिस्टों के पास में कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है, तो बस चीखना चिल्लाना ही उनके पास में बचता है। तो एंडिंग में भूमा देवी के कैरेक्टर को मूर्खों की तरह चीखते चिल्लाते हुए दिखाया है। और इसके बाद में अपने आप को बैलेंस करने के लिए फिल्म के एंडिंग में फिर भूमा देवी को किसी बड़ी फार्मा कंपनी में जॉब करते हुए दिखाया है, कॉर्पोरेट मजदूरी करते हुए, और फिर वो पिता का भी ध्यान रख रही है। ये दिखाया कि देखो भाई, हाँ, पिता की चिंता मत। जैसे कि अभी वो फिल्म आई थी ना, तू मेरी मैं तेरा वगैरह, एक घटिया वोक फिल्म, उसमें भी मातृदेवो भव पितृदेवो भव की बातें की है सारा अपनी फालतूगिरी करने के बाद में। तो यहाँ पर भी सब कुछ करने के बाद में अचानक से पितृदेवो भव उसको याद आ जाता है भूमा देवी को। हाँ, लिटरली उसको पूरे स्कूल के सामने अपमानित करके, उसके पैरों तले उसके सम्मान को कुचल करके, फिर बाद में वो उसका ध्यान रखने का वो फिल्म के एंडिंग में दिखा रहे हैं। बाकी पिता की बात करूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि पिता को ऐसी सो कॉल्ड हेल्प लेने की अपेक्षा अपने कष्ट सहे, अपने शरीर की यातनाएं, प्रॉब्लम्स सहन करे, पर ऐसी हेल्प तो नहीं लेनी चाहिए। जो बेटी हो के बेटी का कर्तव्य नहीं निभा रही, तो भाई रहो, तुम अपना इंडिपेंडेंट जियो, हमारा पीछा छोड़ो, जाओ जियो इंडिपेंडेंट, और देखो 2-4-5 सालों के बाद में फिर क्या हालात होते हैं इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर। करके देख लो कॉर्पोरेट मजदूरी भी,
कितने इंडिपेंडेंट बनते हो। और कॉर्पोरेट मजदूरी का अर्थ केवल डेस्क जॉब नहीं होता, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बात यहाँ पर आ जाती है। मैंने शुरुआत में शायद ये बात कही या नहीं पता नहीं। वही बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, वो भी तो जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी तो एविल कॉर्पोरेट्स ही है, उनको भी तो एक्सप्लॉइट ही करना है ना। युवतियों को, बच्चियों को परिवार से तोड़ना है ताकि वो ऑब्जेक्टिफाई कर सके, सेक्सुअलाइज कर सके, उनको भी तो अपने फिल्में प्रोडक्ट्स बेचना है। उसके लिए आवश्यक है कि परिवार सबसे बड़ा खतरा लगे। आपके लिए चिंता करने वाले माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आपके सगे संबंधी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा लगे। और इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फिर वो चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट्स हो या दूसरे कोई बड़े एविल कॉर्पोरेट्स हो, वो आपको एक्सप्लॉइट कर सके। चलो, इस विषय पर तो इतना कुछ है भाई बोलने के लिए। पर हाँ, ये फिल्म बड़ा सेफ प्ले करते हुए अपना शुरुआत में अपना मैनिपुलेट करने का काम करती है, पर एंडिंग में जाकर के कुछ बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, इस कारण से फिर वो प्रभाव नहीं डाल पाती। बाकी स्टोरी टेलिंग की दृष्टि से भी कहीं से भी फिल्म ना एंगेजिंग थी, ना कैरेक्टर्स के साथ हम बने रहते हैं, ना किसी के साथ बारे में केयर कर पाते हैं, ना भूमा देवी के बारे में, ना विक्रम के बारे में, ना उसके बारे में तो केयर करने का प्रश्न ही नहीं, ना भूमा के पिता। मतलब हर एक कैरेक्टर जस्ट आपको इरिटेट करता है, परेशान करता है। तो अगर किसी को अपने आप को परेशान करना हो तो आप चाहो तो इस फिल्म को देख सकते हो। मैं द गर्लफ्रेंड को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। देना तो इसे माइनस में चाहिए क्योंकि परेशानी किया, कुछ 1% भी अच्छा एक्सपीरियंस तो दिया नहीं, केवल परेशान किया है, तो टेक्निकली तो इसे माइनस में देना चाहिए। पर चलो 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो UA 13+ की रेटिंग के साथ में इस प्रोपेगेंडा फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। पर मैं तो कहूँगा कि बच्चों को, विशेषतः बेटियों को, ऐसे प्रोपेगेंडा से दूर रखो। जो फिल्में उन्हें परिवार या वैवाहिक संस्था को किसी हॉरर फिल्म के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करती हो ना, अगर ये बातें एक बार उनके दिमाग में बिठा दिया आपने, तो फिर उनका पूरा जीवन केवल और केवल छाती कूटने में चला जाएगा। हर एक जगह पर उनको केवल और केवल प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये फिल्में वो दुख बनाने की मशीन है, दुख बनाने की फैक्ट्री है जो दिमाग में फिट कर देती है। और अगर वो दुख बनाने की फैक्ट्री दिमाग में शुरू हो गई ना, फिर भाई पिता को ग्लास उठा करके देना भी बहुत बड़े किसी बोझ की तरह लगेगा। खून की उल्टियाँ होने लगेंगी कि मैंने पेट्रियार्की को मैं ग्लास उठा करके दे रही हूँ, मैं पेट्रियार्की की गुलाम बन गई हूँ। तो ये जो पारिवारिक सुख है ना, इसका महत्व बताओ, माँ बनने का महत्व बनाओ, मातृत्व के सुख का महत्व बताओ। ये बातें भले ही किसी को लगे कि नहीं यार, एविल कॉर्पोरेट मजदूर बनने में इंडिपेंडेंट होना है, सुख है वहाँ पर, तो करके देख लो, बन जाओ कॉर्पोरेट मजदूर, कितना सुख मिलता है देख लेना। और पारिवारिक सुख में क्या भविष्य होता है वो तो हमने हज़ारों वर्षों से देखा हुआ है, करोड़ों करोड़ों परिवार में देख रहे हैं। बाकी एविल कॉर्पोरेट्स की कॉर्पोरेट मजदूरी करते हुए क्या हाल हो जाते हैं, कैसे EMI के बोझ तले तब जाते हैं। इंडिपेंडेंस तो कहीं पर होता नहीं है, सात्विक खाना भी नहीं मिल पाता, किसी माचिस के डिब्बे जैसी किसी फ्लैट में जाकर के जीवन बर्बाद हो जाता है, उसकी EMI भरते भरते गुलाम बन जाते हो, गुलाम। और ऑर्गेनिक खाने के लिए, ऑर्गेनिक दवाइयों के लिए, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के लिए आपको नॉर्मल चीज़ों से दोस्त नहीं 100 गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। वहाँ पर भी फ़ायदा कॉर्पोरेट्स का ही हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। वही ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक सब बातें गाँव में आराम से फ्री में मिल जाती थी, जॉइंट फैमिलीज़ में जब होते थे। पर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप कॉर्पोरेट मजदूर बन रहे हो तो बन के देख लो कितनी इंडिपेंडेंट बनते हो। चलिए, बाकी अपने अनुभव इस फिल्म के बारे में नीचे मुझे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।